सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हाय, हेलो। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ट्रैवल राइटिंग के बारे में एंड हमारा वीडियो जॉन मैंडेविल के वर्क्स की क्रेडिबिलिटी पे एंड हुआ था। हमारा आज का लेक्चर जॉफ्री चौसर पे है। जॉफ्री चौसर चूंकि बहुत बड़े राइटर हैं तो इनको एक ही वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैं इनके लेक्चर्स पार्ट वाइज पब्लिश करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि हमने पहले भी मेंशन किया है पिछले वीडियोस में कि जॉफ्री चौसर आम लोगों के लिए लिखते थे, इसलिए उनके वर्क्स में हमें एक वाइड वैरायटी ऑफ कल्चरल रेफरेंसेस थ्रू आउट यूरोप देखने को मिलती है। लेकिन इसके होते हुए भी वो एक्सक्लूसिवली इंग्लिश में ही लिखा करते थे। यही वजह है कि ना सिर्फ वो फर्स्ट मेजर इंग्लिश राइटर्स में शुमार किए जाते हैं, बल्कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर, एक पिवटल फिगर बने जिन्होंने बहुत से अर्लियर ट्रेडिशंस, जॉनराज और सब्जेक्ट्स ऑफ लिटरेचर को अप्लाई किया एक नए कॉन्टेक्स्ट में, जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था एक हाईली एक्टिव एंड डेवलपिंग सोसाइटी का। चौसर एक प्रोफेशनल कोर्टियर थे, एक किस्म के सिविल सर्वेंट। आज के आईएएस आप आईपीएस समझ लीजिए आप। राइटिंग उनका मेन पर्पज़ नहीं था, ये तो बस एक साइडलाइन एक्टिविटी थी उनकी। उनके राइटिंग स्किल्स की असली अहमियत कपल ऑफ सेंचुरीज बाद देखने को मिलती है, जब लोग उन्हें पढ़ने और समझने लगे। चौसर एक वाइन ट्रेडिंग फैमिली में पैदा हुए थे, इसका मतलब वो वेल्दी सिटी जेंटलमैन थे। उनके वर्क्स यानी कि जो उनका बिजनेस था ना, तो उन्हें उसकी वजह से उन्हें कैंट, जहाँ से उनने पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट किया 1386 में, वहाँ से लेके फ्रांस और इटली के 2 बार दौरे कराए, जहाँ उन्होंने डांटे, पेट्रार्क और बकेशियो जैसे राइटर्स के वर्क्स को पढ़ा। चौसर का सबसे पहला वर्क द बुक ऑफ डचेस एक ड्रीम पोइम है, जो ब्लांच यानी कि जो डचेस ऑफ लैंकेस्टर थी उनकी डेथ पे लिखी गई है 1368 में, जो जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ थी। जॉन ऑफ गॉन्ट थर्ड सन थे, यानी कि तीसरे बेटे किंग एडवर्ड द थर्ड के। ये पोइम एक कॉन्सोलेशन पोइम है जिसकी राइटिंग एंड इंस्पिरेशन फ्रेंच पोइट्री के स्टाइल से ली गई है। जो सिंप्लिसिटी और डायरेक्टनेस है इमोशन की इस पोइम में, जो डायलॉग हैंडलिंग की गई है, वो हमें ये साबित करके दिखाती है कि चौसर की जो कैपेसिटी थी लैंग्वेज, सिचुएशन एंड इमोशन को कंबाइंड एक्सप्रेस करने की, वो कितनी इफेक्टिव थी। द हाउस ऑफ फेम 1374 टू 85 एक और ड्रीम पोइम है जो डांटे की इटालियन पोइम्स के स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। इटालियन स्टैंजाज पे इन्हें स्पेंसेरियन स्टैंजाज भी कहा जाता है। पहली बार फेरी क्वीन में यूज़ किए गए थे, एडमंड स्पेंसर ने इनको यूज़ किया था। ये पहली बार हुआ था कि डांटे की जो डिवाइन कॉमेडी है, एक ऐसा वर्क जिसमें जर्नी टू पैराडाइज, परगेटरी एंड हेल दिखाया गया है, उस पर बेस्ड कोई इंग्लिश वर्क लिखा गया हो। चौसर इस वर्क में खुद एक पार्टिसिपेंट बनते हैं, जस्ट लाइक डांटे इन हिज ओन राइटिंग। चौसर एक इंजीनियस पॉइंट होते हैं जो लैटिन पॉइंट ओविड है उनके हाउस ऑफ फेम को विजिट करते हैं टू लर्न अबाउट लव। वो एस्पेक्ट्स ऑफ लव को कंबाइन करते हैं जो हम देखेंगे कि उनके वर्क्स जो है ना, उनमें आगे जाके एक फ्रीक्वेंट सब्जेक्ट मैटर बनते हैं, एंड ऑल्सो फॉर द एजेस टू कम, यानी कि जो आगे पोइट्स आने वाले हैं, आगे राइटर्स आते हैं, उनके लिए भी। क्यूपिड एंड वीनस, पैशन एंड डिज़ायर, इनोसेंस एंड नॉलेज जैसे एस्पेक्ट्स को कंबाइन किया जाता है। एक नया वर्स फॉर्म को यूज़ किया जाता है फॉर राइटिंग दिस वर्क, जिसे हम राइम रॉयल के नाम से जानते हैं। राइम रॉयल को अपना नाम स्कॉटिश किंग जेम्स फर्स्ट जो है, वो जो उनका वर्क था किंग स्क्वायर 1424 में ही लिखा गया था। तो ये उसी किंग स्क्वायर में राइम रॉयल पहली बार एज ए नेम सामने आता है, मतलब एक वो जो राइम स्कीम होती है, जो पैटर्न होता है लिखने का, उसको एक नाम दिया जाता है। ठीक इसी सब्जेक्ट ऑफ लव को फिर से चौसर की 2 ग्रेटेस्ट पोइम्स में डिस्कस किया जाता है, बिफोर द कैंटेबरी टेल्स, जिनका नाम ट्रेलस एंड क्रिसेडे है, और द लेजेंड ऑफ गुड वुमन। अगर हम ट्रेलस एंड क्रिसेडे की बात करें तो ये जो इटालियन राइटर है बोकेशियो, चौसर इस वर्क के लिए उनको अपना सोर्स बनाते हैं। ये वर्क जो है क्लासिकल ट्रोजन वॉर स्टोरी का इटालियन पोइटिक वर्जन और बोएथिस की 6th सेंचुरी फिलोसफी वर्क द कॉन्सोलेशन ऑफ फिलोसफी को एक साथ लाता है। मैंने कहा था ना पिछले वीडियोस में भी कि जो किंग एल्फ्रेड द ग्रेट हैं, तो उनका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो उस टाइम यही था कि उनने जो सबसे लॉन्गेस्ट फिलोसफिकल वर्क था उस टाइम का, बर्थ इज कॉन्सोलेशन ऑफ फिलोसफी, उसको ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो ये वही वर्क है। लेमन की तरह ही चौसर भी कॉन्शियसली दूसरे राइटर्स के वर्क्स को यूज़ करते हैं और डेलिबरेटली अपने आप को इंटरमीडिएटरी का रोल देते हैं, ओल्ड स्टोरीज को रिलेट, रिविजिट और रिफाइन करते हुए। अगर चौसर कैंटरबरी टेल्स ना लिखते तो ट्रेयरलेस एंड क्रिसेडी अभी तक की सबसे आउटस्टैंडिंग पोइम्स होती मेडिवल यूरोपियन लिटरेचर की। इससे पहली मॉडर्न नॉवल भी कहा गया है।
अगरचे ये बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, फिर भी ये हमें चौसर की डिस्क्रिप्टिव कैपेसिटी बोथ इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर एंड सीन का एहसास दिलाती है। चौसर अपने ऑथोरियल टेक्निक की बेसिस पे रीडर की रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई वाली एबिलिटी को यूज़ करते हैं, ये दिखाने के लिए कि क्या कहा जा रहा है, वर्क में हो क्या रहा है ना, डिस्क्रिप्शन क्या हो रहा है, मतलब कैसा चल रहा है, सीन क्या है, वगैरह वगैरह। तो उस हिसाब से जॉयज एंड पेन ऑफ लव की थीम को मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट बनती जो है वो आगे जाके हम देखेंगे, जो जॉय एंड पेन ऑफ लव के प्यार में क्या क्या होता है, सख्ती भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, खुशियाँ भी आती हैं, तो सब बैलेंस करना पड़ता है। वो आगे जाके जो है बहुत इंपॉर्टेंट थीम बनती है आगे जाके चौसर के बाकी वर्क्स में भी। द लीजेंड ऑफ गुड वुमन में वो एज ए मार्क ऑफ अवेयरनेस क्रिसेडी को लेते हैं, जो इनकॉन्स्टेंसी यानी कि कंसिस्टेंट बिहेवियर ना दिखाना इसकी सिंबल बनती हैं। क्रिसेडी ने मैन की विशेस को फॉलो करते हुए कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स किए हैं, बैलेंस जो है वो वुमेन के फेवर में चला गया होता है ना, मतलब ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि काइंड ऑफ ना वुमेन सप्रेस हो रही है, ऑप्रेस हो रही है, तो इतना ज़्यादा वो मैन के पीछे है, इतना ज़्यादा वो मैन की ओबीडियंट बन रही है, इतना ज़्यादा वो मैन का मान रही है कि अल्टीमेटली जो जस्टिस का जो बैलेंस है ना, वो कहीं ना कहीं वो जो ऑप्रेस्ड नेचर दिखाया गया वुमेन का दिखाया गया कि हाँ वो बहुत सफ़र कर रही हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो सोशल बैलेंस है, जो जुडिशल बैलेंस है, वो कहीं ना कहीं वुमेन की तरफ शिफ्ट होता हुआ हमें दिखता है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इस वर्क में उस टाइम पे जब वुमेन का पढ़ना लिखना सिन एंड मैडनेस मानी जाती थी, तब चौसर ने एक वुमेन ऑडियंस को कंसिडरेशन दी अपने वर्क में। हालांकि जो वुमेन लव के लिए मारी गई या मर गई, उनको एक स्टैंडर्ड रोमांटिक फेयर नहीं समझा जाता था। ठीक है ना, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई वुमेन आउट ऑफ लव बेचारी मारती थी या मार आ जाता था उसको फॉर ऑनर किलिंग या जो भी होता था, तो उसके उसका जो सेक्रीफाइस होता था ना इसके लिए, उसको कभी कंसिडरेशन में नहीं लाते थे। हमेशा उसी एडवेंचर को, हमेशा उसी जर्नी को, प्यार की उसी जर्नी को दिखाया जाता था जो मैन के मैन के पर्सपेक्टिव से देखी जाती थी। वुमेन को उतना कंसिडरेशन नहीं लिया जाता था। तो ये जो है यहाँ पे एक चेंज होता हुआ हमको दिखता है कि चौसर जो है एक वुमेन ऑडियंस को भी सामने रखता है कि वुमेन जो है वो भी सफ़र करती है कहीं ना कहीं लव में। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंसिडेंटली ये पहली इंग्लिश पोइम है जिसमें हमें हीरोइक कपलेट का यूज़ देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें हमें सम ऑफ द फेमस क्लासिकल वुमेन जैसे कि क्लियोपेट्रा वगैरह जो है उनके बारे में पढ़ने को मिलता है, जिन्होंने अपने आप को अपने प्यार के लिए कुर्बान कर दिया। हीरोइक कपलेट क्या होता है? हीरोइक कपलेट एक राइमिंग कपलेट होता है, और वी कैन से 2 लाइन्स ऑफ पोइट्री जो आइएमपी पेंटामीटर में लिखी जाती है। अब जॉफरी चौसर है, उनको मेनली फादर ऑफ हीरोइक कपलेट माना जाता है, बिकॉज ही पायनियर्ड दिस मूवमेंट। तो जॉफरी चौसर जो है, इनने सबसे ज़्यादा यूज़ किया हीरोइक कपलेट का। और जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप जो हैं, उन्होंने रेस्टोरेशन एज एंड अर्ली 18th सेंचुरी की जो पोइट्री है उसमें इसको इसको बिल्कुल परफेक्शन पे लाया। ठीक है, आगे जाके जब हम डिस्कस करेंगे जब रेप ऑफ लॉ को, ठीक है, जब ऐसी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे, मतलब हीरोइक कपलेट जो है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, कैसे परफेक्शन में लाया गया, तो ये सब। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम चौसर को फर्दर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।